नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। अब जो रायता बिखरा है, उसको तो समेटने में लगे हैं कुछ ये डॉट डॉट गठबंधन वाले, इंडी अलायंस वाले। अभी ए राजा ने कोई नया बयान दे दिया। पवन खेड़ा का बयान आ रहा है कि कांग्रेस उनके बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म को कोढ़ की संज्ञा दे दी थी, यानी वो स्टालिन के बेटे से एक कदम और आगे निकल गए। उधर मैं देख रहा था, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनका भी बयान आ गया सनातन धर्म पर। उन्होंने और आग में घी डालने का काम किया, केरोसिन डालने का काम किया है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और क्या इसी तरह के लोग मोदी विरोध के नाम पर इकट्ठा हुए हैं, जिनकी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जो हमारी पहचान है, यानी भारत की पहचान है, उसमें कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। अब इंडिया और भारत को लेकर के भी इन्होंने बवाल करना शुरू कर दिया, सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जबकि खुद भारत जोड़ो यात्रा नाम दे रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया तो इनको परेशानी है। इसी तरीके से अगर जो आसियान देशों का एक प्रपत्र है, उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया तो इनको परेशानी है। इनको लगता है कि हमने चूंकि पता नहीं कैसे कैसे किस किस की खोज के बाद ये INDIA नाम जो है वो कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा के अंदाज में बनाया। कहीं इसको निष्फल करने के लिए भारत तो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बिहार पर भी हम फोकस करेंगे। इधर नीतीश बाबू के साथ हो क्या रहा है, और नीतीश और लालू के बीच सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि नीतीश के एक MLA ने लालू के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो आमतौर पर सहयोगी दलों के नेताओं के बारे में तो कोई नहीं करता है। उन्होंने कह दिया कि सठिया गए हैं, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से इसी तरह की बहकी बातें कर रहे हैं। ये क्यों कहा है, ये क्या पंगा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ते हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक तिवारी के साथ। अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय श्री राम। अच्छा, तो अब ओमकार सर ने मुझे वरिष्ठ पत्रकार की संज्ञा दे दी, युवा पत्रकार से। आप अगर युवा पत्रकार ही बने रहेंगे तो कैसे काम चले? नहीं, ये ठीक है। आपने जो बात बिहार के संदर्भ में कही सर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं पे वो मैच्योरिटी वाला प्रोस्पेक्टिव आता है। देखिए, नीतीश कुमार असहज तो हैं, चाहे वो जगदानंद का बयान हो या जो राजद में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि वो मूलतः उनके चरित्र के विपरीत घटना है। आप कभी भी देखिए, वो बीजेपी के अलायंस में रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु एक चीज जो है वो शाश्वत है और सत्य है कि वो और उनकी पार्टी के लोग सनातन धर्म को गाली देना पसंद नहीं करते, और जो इस प्रकार की बातें करते हैं उनके साथ जुड़े रहना भी पसंद नहीं करते। किंतु अब समस्या गंभीर है कि वो चाह के भी एनडीए में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए रास्ते बंद किए। वरना वापसी तो कब की हो जाती, लेकिन ये वापसी के जो द्वार हैं वो बंद हो गए। वैसे जगदानंद सिंह हो या राजा का बयान हो तमिलनाडु में, वो बड़ा सिमिलर। और मुझे लगता है सर, ये लगातार इस प्रकार की बयानबाजी अब कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगी। और जो MP इलेक्शन में इनके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे थे, क्योंकि कल को ये ना कोई कहे कि मोदी जी चुनावी मंच से जब कहेंगे कि ये सारे हिंदू विधर्मी हैं, तो मोदी जी ने लाभ उठाया, क्योंकि आपने ही वो फ्री हिट दी है नरेंद्र मोदी को, वो तो कहेंगे ही।
और मैं लिख के देता हूं कि चुनावी मंच से जिस दिन भी मध्य प्रदेश में उनकी चुनावी रैली हो गई, वो कहेंगे कि सनातन धर्म को मिटाने का सुनियोजित प्रयास किया गया। और नरेंद्र मोदी के एक्शन ये बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे, वो सनातन धर्म को इस देश से जोड़ किस प्रकार से रहे, आने वाली पीढ़ियां हर बार ये अमर हो जाएगा, तो वो सनातन को किस प्रकार से जोड़ रहे हैं। 1994 में स्वयं लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जो दिल्ली में रहते हैं ये लोग जो है वो इंडिया वाले हैं और हम लोग जो है भारत वाले। अब जितने भारत वाले थे वो सब इंडिया इंडिया कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति, देखिए ट्रैप हो चुके हैं अब ये लोग। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है, मैसिव लेवल पे जो सोशल मीडिया पे भारत को समर्थन मिला है, क्या इसे 2024 में नरेंद्र मोदी का समर्थन माना जाए? क्योंकि अगर यह समर्थन है 2024 के लिए, तब तो चुनाव का रिजल्ट कुछ भी और होना जाना नहीं है, वही होगा जो समर्थन कर रहे हैं और वो मोदी के अगर साथ खड़े हैं और वोट करेंगे, तब तो रिजल्ट वही आना है। और मुझे लगता है कि 2019 से बड़ा मैंडेट फिर आ सकता है, जिस प्रकार का सोशल मीडिया ने भारत वाले मुद्दे को सपोर्ट किया है। और नीतीश कंफ्यूज नहीं है, नीतीश को पता है कि उनका गठबंधन हार रहा है, वो हार रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है नीतीश कुमार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के भी शिकार हो रहे हैं, एक साथ उन पे कई विपदाएं आई हैं। किंतु ये बात सत्य आपने कहा कि इस वक्त राजद में और जदयू में कम्युनिकेशन बंद है, नीतीश कुमार उनके साथ जो है सहज नहीं हो पा रहे हैं। सहज हो भी कैसे, ये उनकी मूल विचारधारा के विपरीत जो कुछ भी चल रहा है वो हो रहा है। नीतीश बाबू को ये तो दिखाई दे रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की वापसी हो गई है। लालू यादव चाहते थे कि ये यहाँ से दफा हों, दिल्ली जाएं, मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बेटे के लिए मुख्यमंत्री का पद जो है वो खाली हो जाए और वो शपथ ग्रहण करें, फिर से लालू के परिवार का फुल फ्लैश राज हो जाए। इसको लेकर के भी फ्रस्ट्रेशंस हैं। फ्रस्ट्रेशन है। अब सर ये कैसे संभव है कि मतलब वो भी खो दे, चीफ मिनिस्टर की भी कुर्सी खो दे और लालू प्रसाद यादव की भी कुर्सी खो दे? ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा ना सर। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी खो देंगे और लालू प्रसाद और पीएम भी नहीं बने, तो फिर इस अलायंस में आने का मतलब क्या? और प्रॉमिस सोनिया गांधी की टीम तोड़ रही है। उन्होंने तो कहा था कि हम आपको पीएम पद के लिए नॉमिनेट करेंगे, हमारे आप आ जाइए हमारे साथ बिहार में अलायंस में, फ्यूचर में आप ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। ये सारी बातें तो हुई थी। अब लेकिन जदयू परेशान है, कर भी कुछ नहीं सकती। तो ये कांग्रेस के शुरू से चाल चरित्र में रहा। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की भी सरकार ऐसे ही गिराई थी। इतिहास और वर्तमान में कोई बदलाव नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लॉयल रहे हैं। अब लेकिन नीतीश कुमार की ही गलती है। आखिर आप बार बार, आपकी जो एक सुप्त महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री पद को लेकर के, वो बार बार क्यों जागृत हो जाती? क्योंकि आपको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी पीएम बन सकते हैं एनडीए के, मैं क्यों नहीं बन सका? मैं भी तो एनडीए का 2005 से 2010 तक परफॉर्मर सीएम था। मैंने जो परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के, एनडीए के, खास करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, वन ऑफ द टॉप 2 कह सकते हैं या टॉप 3 में मैं चीफ मिनिस्टर गिना जाता था। तो मैं भी तो पीएम पद का दावेदार हो सकता था। आप निश्चित रूप से भविष्य में हो सकते थे, अगर आप एनडीए के लिए लॉयल रहते, बीजेपी के लिए लॉयल रहते तो। कुछ नहीं तो केंद्र में गृह मंत्रालय तक तो आराम से पहुंच सकते थे, अगर आपकी महत्वाकांक्षा सीधे सीधे पीएम पद की ना होती तो। या किसी प्रदेश में अच्छा राज्यपाल के तौर पे रिटायरमेंट मिलता, या हो सकता है आप उपराष्ट्रपति बन जाते। ये सारे रिवॉर्ड के तो आप हकदार थे, लेकिन आपने स्वयं इस प्रकार के सभी रिवॉर्ड को ठुकराया और आपने कहा कि मैं मोदी विरोध में इस कदर आगे बढ़ जाऊंगा कि मैं लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को बिहार में पुनर्जीवित कर दूंगा और स्वयं मृत हो जाऊंगा। तो अब आप मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं और आप राजनीति के भीष्म पितामह तो है नहीं कि आपको कोई जीवन देने के लिए पानी पिलाने आएगा। आप मृत्युशैया पे लेटे रहिए और हम देखेंगे किस प्रकार से पॉलिटिकल डेथ होता है 2024 के इलेक्शन के बाद। जी।
और ये जो सावन में मटन बनाने की घटना हुई है, और इस पर जो लालू ने जिस तरीके से राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देने की कोशिश की है, भावी प्रधानमंत्री बताते हुए, वैसे तो पटना की बैठक में भी लालू इस तरह का स्पार्किंग कर चुके हैं, और उस समय जो नीतीश कुमार के चेहरे पर भाव आ रहे थे वो भी हमने सबने पढ़े हैं, जब उन्होंने राहुल गांधी से कह दिया था कि आप की मम्मी चाहती है कि आप दूल्हा बने तो हम सब बाराती बन करके चलेंगे, आप शादी कर लीजिए। तब लोगों ने कहा कि फिर नीतीश क्या भाड़ फोड़ रहे हैं जो आप उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देना चाहते, और राहुल गांधी को सेहरा बांध करके। तो नीतीश कुमार के एक एमएलए ने जिस तरीके के बयान दिए हैं ये, और इसके बाद तो लग रहा है कि क्योंकि बिना लीडर की सहमति के कोई इस तरह का बयान दे सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। ये गोपालपुर के हैं, गोपाल मंडल विधायक हैं और बड़े करीबी माने जाते हैं, ठीक है, बड़े करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। तो लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं और राहुल गांधी पीएम बनने योग्य नहीं है, ये बातें नीतीश कुमार तो स्वयं नहीं कह सकते। ये तो उनका कोई एमएलए ही कहलवाया जा सकता है ना, एमएलए से ही कहलवाया जा सकता है। ये बात ललन भी नहीं कह सकते, ललन सिंह भी नहीं कह सकते। तो ये बातें ऐसे नहीं है, जो आपने पकड़ा है एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है उधर, तो इधर भी आपकी एंट्री बंद है। और ये पहली बार मैं पिछले 30 साल की राजनीति में नीतीश कुमार को इतना लाचार विवश देख रहा हूं। अब राजद उनको लोकसभा में जितनी, यही व्यवस्था नहीं है सर, उनको राजद जिन जिन सीटों पे लड़ने बोलेगी और जितनी सीटें देगी वही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है कोई। आप बार्गेन करने की आपके पास अब क्षमता नहीं है। तो आप चुपचाप अपनी अंतिम विदाई के पहले वो बेइज्जती सहिए जिसका रिवेंज राजद आपसे ले रही और लेगी। वो इसलिए लेगी क्योंकि आपने भी समय पे किया था उसके साथ। 2015 में आप चुनाव जीते थे अलायंस में, फिर आप एनडीए के साथ गए, तो आपने क्रेडिबिलिटी पूरे बिहार की जनता के आगे और दोनों राजनीतिक दलों के आगे भी स्वयं समाप्त। जी, ये क्या कुछ स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी है? अभी एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गए तो गिर ही पड़े, उनको संभाला गया किसी तरीके से। एक जो इनकी सुनवाई का जो दरबार लगता है, वहां पर यही भूल गए कि होम मिनिस्टर राज्य के वही हैं, कोई और नहीं है। ये हो क्या रहा है नीतीश के साथ में? चिंता, चिंता और चिता में तो बहुत महत्वपूर्ण कहावत हमारे बुजुर्ग कह के गए ना, चिंता और चिता में एक बिंदु मात्र का ही अंतर। तो चिंता इस बात की है कि 2024 में अब कुर्सी पर रहेगी नहीं, और चिंता इस बात की है कि पीएम भी नहीं बन पाया, और चिंता उससे बड़ी बात की है कि सृजन घोटाले में जब आगे तक जांच बढ़ेगी, क्योंकि यह सरकार बदलेगी सर, समय हमेशा एक तरह का नहीं होता, सरकार बदलेगी। और भाजपा की जब सरकार आएगी, स्पेशली अगर सम्राट चौधरी के पास अगर गृह मंत्रालय रहा, तब तो रिवेंज टाइम शुरू होगा। और तब वैसे इस वक्त जो उनकी आयु है, वैसे समय में अगर इनके साथ कुछ हुआ, तब क्या होगा? तो सब कुछ आसान नहीं है राजनीति में। और अब तो पर्सनल लेवल पे चिराग पासवान अटैक कर रहे हैं, और ये राजनीति में इनको नहीं लगा था कि जिस प्रकार से चिराग पासवान इन पे अटैक कर रहे हैं ना, इनको नहीं लगा था इतना हमला कोई करेगा। इनका सारा फोकस इस वक्त अपने विरोधियों से संभलने में, बचने में है। तो इसी वजह से आप देखेंगे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत तेजी से गिरा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस तो तब रहेगा ना जब आप राजनीतिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी। ये दोनों रूप से इस वक्त अस्वस्थ चल रहे हैं, और जो चूंकि स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, और ये सारी चीजें जो है उसी चीज को परिलक्षित कर रही हैं। क्या नीतीश लालू के फिर से जेल जाने का इंतजार कर रहे होंगे कि उनके अंदर जाने पर शायद कुछ चीजें उनके अनुकूल हो जाएंगी? क्योंकि लालू बाहर हैं तो बहुत सारी दुश्वारियों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है।
ये बात ठीक है कि इंतजार तो दोनों का हो रहा है, सिर्फ लालू के जेल जाने का नहीं, वो तो चाहते हैं तेजस्वी भी चला जाए, और एक बार ये तेजस्वी चला जाए तो फिर उनका वोट बैंक, उनका पूरा सब कुछ उनका हो जाएगा। किंतु चीजें इतनी आसान नहीं होती राजनीति में। बीजेपी का भी फोकस इधर है, ईडी में एक बार संजय मिश्रा जी को जो नया पद देने का बात हो जाए वो मिलेगा, तभी जांच की भी चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी तो फोकस ईडी का जो है पहले अपना दायरा बढ़ाने का है, जांच का एक बार पूरा सब कुछ मिल जाए डिटेल्स, तभी आगे कार्रवाई बढ़ेगी। ईडी हो या सीबीआई हो या देश का कोर्ट हो या सरकार हो, नियम से चलेगी ना। और नीतीश कुमार के पास समय नहीं है सर, समय बहुत तेजी से निकला जाए। ये बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विरोधियों को चिकुटी काटने का शौक है, कुछ भी करते हैं और निकल जाते हैं। अभी प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से 9 सितंबर का सबको इनविटेशन भेज दिया गया, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, जितने ये इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, सब पिल पड़े। टेलीविजन चैनलों पर बहस का पूरा जो है वो कंटेंट चेंज हो गया, विषय चेंज हो गया। अब इंडिया वर्सेस भारत जो है वही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री एक के बाद एक ऐसे मुद्दे विपक्ष के, अपने विरोधियों के सामने डालते रहते हैं कि फिर वो उसमें उलझ करके जो पीछे के मसले हैं उनको भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि विपक्ष को फोकस्ड नहीं रहने देना है। एक बार विपक्ष अगर फोकस्ड हो गया तो संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। और राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त जो संभावनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इस वक्त, ओंकार सर, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष एक ना हो, और एक मुद्दे पे कम से कम एक ना हो, उनके अलग अलग मुद्दे होने चाहिए, तो वो डाइवर्ट कर देते हैं। अभी वो सनातन धर्म को अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है वो इस पिच पे काम करेंगे। जिस दिन गणेश चतुर्थी के दिन नए सदन में जाना होगा, आप समझिए कि इनकी क्या हालत होगी, कितने बुरे दिन आ जाएंगे गणेश चतुर्थी के दिन। और एक मैसेज जाएगा कि मोदी तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। यही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में कुछ और नहीं आता है। सनातन का सम्मान जब इस देश का प्रधानमंत्री करने लगे ना, तो यही हिंदू राष्ट्र है, और इसी की बेचैनी है। तो विपक्ष को चिकोटी का, और देखिए नरेंद्र मोदी भी तो कुछ तो उनको भी चाहिए ना एंटरटेनमेंट के लिए। वो कब तक सिर्फ एक ही चैनल राहुल गांधी को सुनेंगे? आनंद आता है उनको भी, वो कह के चले गए, ये लोग अब पीछे बोल रहे होंगे, फिर वो आएंगे और मीटिंग में पूछेंगे क्या क्या बोला विपक्ष वालों ने। अच्छा, तो इस बार भारत पे इतना बवाल हुआ है, एक काम करते हैं, अगली बार जो है एक संस्कृत नाम ढूंढिए किसी जगह का, पौराणिक जगह का, और उसका नाम संस्कृत से करवाएंगे, फिर उसके ऊपर वो शिफ्ट हो जाएंगे और उसको गाली देने लगेंगे। तो वो एक्सपोज जो करना चाह रहे हैं विपक्ष को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कहां कैसे इनको नंगा करना। जी अभी जो G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जो प्रगति मैदान में भव्य इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बना है, उसका नाम भारत मंडपम रख दिया। और एयरपोर्ट से लेकर के तमाम सड़कों पर जो भारतीय संस्कृति है, जो उसके प्रतीक हैं, वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं। अभी कल सुबह ही सुबह करीब 5:30-6 बजे नटराज की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा मंडपम के बाहर लगा दी गई। जी। तो ये प्रधानमंत्री जो उनसे चिढ़ रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, और जिसकी चर्चा आपने की थी कि कांग्रेस फंस गई है इस पूरे मामले में, क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भगवान राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इतने अधिक आस्थावान लोग हैं, मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या है कि जितना ये भारत जोड़ो तोड़ो करके थोड़ा बहुत माहौल बनाने की कोशिश इन्होंने की थी, अपने बारे में परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की थी, वो तो सब मिट्टी में मिल गया एक तरीके से। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए ये हर बार लॉन्चिंग पैड पे जो आते हैं राहुल गांधी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे लोग, या इंडिया टुडे ग्रुप मैगजीन जो है वो प्रमोट करती है कि अब राहुल गांधी बदल गए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं।
तो मैच्योरिटी हमें दिखनी भी तो चाहिए, लोगों को भी तो दिखनी चाहिए। मैच्योर होते तो आते और कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं इसी वक्त स्टालिन की पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ रहा हूं, मैं सनातन धर्म के को मानने वाला हूं और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई सनातन धर्म पर टिप्पणी करे। अगर जगदानंद सिंह को पार्टी से नहीं निकाला गया तो मैं आरजेडी से भी अलायंस कर दूंगा, तोड़ दूंगा। तब तो लोगों को विश्वास होता कि आप वास्तव में कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र वाले हैं। लेकिन आप जब अंदर अंदर मन ही मन मुस्काते हैं कि चलो ठीक हो रहा है, तो पता चलता है कि आप राहुल गांधी कम राहुल विंची ज्यादा नजर आते हैं। आप पर सनातन धर्म का असर कम है और आप चाहते हैं कि ये देश ईसाइयों का बन जाए। एक सीनियर मंत्री वहां का कह देता है कि मैंने 3 से अधिक बड़े बड़े मंदिर 100 साल पुराने तोड़ दिए और इस देश का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी नहीं ले रहा है। वो स्वयं स्वीकार कर रहा है प्रेस कॉन एक जगह पे, एक मीटिंग में। तो ये तो अपराध की श्रेणी में हुआ ना। जगदानंद बोल रहे तिलक लगा करके घूमने वाले भारत को गुलाम बनाए रखें। अगर ये अपराध नहीं है तो क्या है? और जगदानंद के वोटर भी फिर हिंदू ही होंगे बिहार में भी, तो ये ठीक है। इसीलिए वो नटराज की मूर्ति लगा करके ट्रोल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि तुम करो सनातन को बदनाम करने का प्रयास, तुम सनातन पे प्रहार करो, लेकिन दुनिया भर के लोग जब आएंगे तो शिव जी की मूर्ति वहां पे रखी हुई प्रणाम करेंगे और पूरी दुनिया तक ये मैसेज चल जाएगा कि ये देश हिंदुओं का है। आपके प्रहार करने से नरेंद्र मोदी जी इस सनातन को मिटने नहीं देंगे। और लोगों ने वोट भी इसीलिए किया है कि सनातन का रक्षक है, तो वो काम होना चाहिए जी। और मन ही मन मुस्कुरा तो रहे होंगे नरेंद्र मोदी भी के 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया। नई पार्लियामेंट का जो प्रारंभ है वो गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को होगा। तो ये भी एक तरीके से उनका मास्टर स्ट्रोक है। नंबर 2, कितने विषयों को लेकर के मीडिया के सो कॉल्ड दिग्गज अब तक कयास लगाए जा चुके हैं कि इस सेशन में ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं, ये हो सकता है। और अब फिर एक विषय बदल गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया शब्द को खत्म कर दिया जाए और भारत शब्द ही रखा जाए। मतलब कितने अब तक विषय बदल चुका है। तो मीडिया की जो ये हालत है, इसको देख करके नरेंद्र मोदी भी तो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होंगे। देखिए, मीडिया का यही दुख है कि पहले उनके डायरेक्ट मंत्रालय के सोर्स होते थे और वो बता देते थे और उनको उनकी चैनल की पॉपुलैरिटी चलती रहती थी। अब मीडिया का सोर्स काम नहीं करता, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ अमित भाई शाह को पता है या नरेंद्र मोदी जी को पता है, और इन तक कोई सोर्स है नहीं आपका। तो जो मीडिया की दुर्गति है वो ये भी बता रही है कि इनका थॉट प्रोसेस कहां चला गया, स्वयं का विवेक ही नहीं है। तो ये चलता रहता है। और नरेंद्र मोदी भी उनकी भी यही दुनिया है, क्योंकि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। वो राहुल गांधी की तरह पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो है नहीं कि कभी बोतल खोल रहे हैं, कभी लद्दाख में बाइक राइडिंग कर रहे हैं। लोगों ने एक्सपोज किया कि आपके समय देखो लद्दाख की क्या सड़कें थी और मोदी जी के समय क्या सड़कें हैं, कुछ तो शर्म कर लो। तो राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, नरेंद्र मोदी फुल टाइम पॉलिटिशियन है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के थॉट प्रोसेस में चेंज का होने का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फुल टाइम राजनीति में रहेगा वो इस प्रकार की भी चीजें करेगा। आनंद तो लेने का अधिकार सिर्फ ओमकार चौधरी सर और अभिषेक तिवारी जी को थोड़ी ना, हम जिस पे बात कर रहे हैं वो भी सोचते होंगे कि अच्छा चलो एक बार इंडिया रख के देखते हैं कितना बिल बिलाते हैं, इंडिया का नाम भारत कर देते हैं, देखते हैं कितना बिल बिलाते हैं। तो अच्छा है ये बिलबिलाहट, ये बेचैनी अच्छा है, किंतु जो अपार जन समर्थन मिल रहा है मुझे लग रहा है वो बड़ा हिस्टोरिक है। ये समर्थन अगर सीए के समय मिल गया होता नरेंद्र मोदी जी को तो रुझान कुछ और होता देश का जी। आज सुबह में अश्वनी उपाध्याय का एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने 70 से ज़्यादा जिलों का अब तक दौरा किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1984 में जितनी सीटें कांग्रेस की आई थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, यानी 400 से ज़्यादा सीटें 2024 में नरेंद्र मोदी को मिलने वाली हैं। अगर वो इस तरह के दावे कर रहे हैं, हालांकि उसमें लेकिन किंतु परंतु भी थी कि कुछ और कानून अगर वो उनमें परिवर्तन कर लें तो हवा ये और तेज हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक संदेश और संकेत दे रहे हैं, स्टेप उठा रहे हैं,
भव्य सेंट्रल विस्टा, भव्य नई संसद, भव्य एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, G20 देशों का सम्मेलन, ये सब तो मतलब मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर ऐसे अंकित हो रहे हैं मानो देश में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है ऑलरेडी। बदलाव बिल्कुल शुरू हो चुका है, ये बात बिल्कुल सही है, किंतु मैं इसको कुछ और भी सोच रहा था ओंकार सर। क्या भारत में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, ये विपक्ष की सिर्फ बेचैनी है, डिस्प्रेशन है, या कुछ और भी है? मेरा मूल प्रश्न अब ये है कि जो डेस्परेशन दिख रहा है ना ओमकार सर, कि किसी भी प्रकार से अलायंस को लाने के लिए चीनी यूट्यूबर्स का सहायता ले लिया जाए, या फिर ऐसे लोगों का भी साथ ले लिया जाए जो धुर भारत विरोधी हैं, तो बात बन जाए। अश्विनी वैष्णव जी ने जो 400 की बात की, मैं इसको दूसरे संदर्भ में देखता हूं। अश्विनी उपाध्याय, हाँ सॉरी, अश्विनी उपाध्याय के आप 400 छोड़िए, 350 ले लीजिए, 350 सीट भी कम नहीं होती। 70 का तो पता नहीं, लेकिन मेरी टीम कर्नाटक में, राजस्थान में तो खुद संजय दीक्षित सर की जयपुर डायलॉग्स की टीम काम कर ही रही है, MP इलेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, इसके पहले बिहार यूपी हम लोगों ने देखा ही है। मुझे यह लगता है कि बीजेपी का नंबर 303 से ऊपर जरूर है जी। और ये जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लोकसभा के स्पीकर को नहीं लिखी, राज्यसभा के सभापति को नहीं लिखी, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन होने के नाते सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं कि ये जो 5 दिन का सेशन है, इसमें इन 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 विषयों पर भी आप चर्चा का समय निकालें। और मैं तो देख करके हैरान रह गया, अविश्वास प्रस्ताव पर ऑलरेडी मणिपुर पर बहुत लंबा जवाब अमित शाह दे चुके हैं और कांग्रेस को निवस्त्र कर चुके हैं कि आपके समय क्या क्या हुआ था। इसके अलावा चाइना पर भी जवाब दिया जा चुका है, इन्होंने सवाल उठाए थे चाइना पर भी। इसके बावजूद वो फिर चाहती हैं कि मणिपुर पर हमारी और धुलाई की जाए, चीन पर हमारी और धुलाई की जाए। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। देखिए, भले विपक्ष में, लेकिन सोनिया गांधी स्वयं को समझती तो अभी भी PM ही है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी भी अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं। ठीक है, रही बात मणिपुर पे और इसकी चर्चा, वो पिछले सदन में हो चुकी है। आपको नए सदन में प्रवेश करना है या नहीं करना है, सीधे सीधे बता दो, आना है या नहीं आना है। नहीं आना है, वॉकआउट कर जाना। अगली बार वैसे भी आप सांसद नहीं बनने वाली, आपको अदिति सिंह चुनाव हरा देगी, इस बात की लगभग लगभग श्योरिटी सी है। तो जब चुनाव जीतेंगे ही नहीं, तो अगली बार आपको सदन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी है, आना है नहीं आना है बताओ। अगली बार शीतकालीन सत्र में भी नहीं आना। चर्चा उसी पे होगी जिस पे नरेंद्र मोदी चाहते हैं। करना है करो, वरना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना देश को फर्क पड़ता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने धन्यवाद के लिए, OCN नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू जय सो श्री मच। नमस्कार।